वेलकम एवरीवन, राधे राधे। और ये वीडियो जो है ये 8th हाउस की सीरीज के अंदर आखिरी प्लैनेट का हम डिस्कशन करने वाले हैं। राहु का 8th हाउस में क्या विचार करना है। इसके बाद में शुरू होगी 12th हाउस की सीरीज मोस्ट वेटेड। बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा है 12th हाउस में वीनस आएगा तो क्या होगा, 12th हाउस में जुपिटर आएगा तो क्या होगा। तो 12th हाउस पेंडिंग कर्मा से भी रिलेटेड है। तो अगला जो सीरीज स्टार्ट होगा वो 12th हाउस का है और बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है उसके अंदर। आई पर्सनली लाइक दिस बुक बिकॉज ऑफ 12th हाउस का सीरीज। तो अब मैं फटाफट से 8th हाउस के अंदर राहु का विचार पढ़ लेती हूँ कि क्या लिखा है इस किताब के अंदर अमृता प्रीतम और पंडित कृष्ण शांत ने। उसके बाद में अपने आप को जो चीज़ समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको बुक रीडिंग अच्छी लग रही है एंड यू आर द वन हु लव टू gain knowledge from different sources. So, Rahu, a very mistreated planet in the planet cabinet. राहु राहु की बात चली तो मैंने पंडित जी से पूछा, हुजूर ये तो बताओ कि एक और राहु को होम के सिर पर लगाई चंद्र की शिखर बिंदी कहा जाता है और दूसरी ओर राहु की ओर से लोगों को खौफजदा किया जाता है, ये क्या राज है। पंडित जी हंस दिए, कहने लगे राहु में ये दोनों तरह के आत्म विरोधी पहलू हैं। राहु एक शरारती इंसान की तरह है और इंसान भी ऐसा जिसने देवताओं के साथ बैठकर अमृत पान किया हो। वो किस समय क्या कर देगा ये कहना मुश्किल है। बुद्ध दुनियावी बुद्धि का कारक है पर राहु हमारे मन में जन्म जन्मांतरों की इकट्ठी हुई समझ का कारक है। किसी भी इंसान का जीनियस होना, उसका कुछ इजाद करना सिर्फ राहु की मेहरबानी के साथ ताल्लुक रखता है। ये हमारे दिमाग में अचानक किसी ख्याल के पैदा हो जाने का सबसे बड़ा कारक है। यही कारण है कि राहु की इष्ट सरस्वती को माना जाता है, जो बहुत गंभीर और चिंतन की गहराई की प्रतीक है। दूसरे लफ्जों में राहु बुद्धि का ऐसा प्रयोग करवाता है जिससे करने वाला खुद ही नहीं समझ सकता कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके हाथ से ऐसा क्यों हुआ। इसलिए राहु का सभी पराशक्तियों के ऊपर अधिकार है। ये शक्तियां इंट्यूशन, टेलीपैथी और आत्माओं को बुलाने वाले सब तरह की पराशक्तियां हैं। मैंने पूछा, क्या यह सपनों द्वारा बीते हुए काल या आने वाले काल के संकेत भी देता है। वे कहने लगे, हाँ, राहु का सपनों के साथ बहुत संबंध है। जैसे ही मैंने अभी कहा कि राहु हमारे अचेत मन में दबे हुए डर, खौफ ऊपर चेतन मन की सीमा में ले आता है, इस तरह जो यथार्थ से परे है उसे यथार्थ की सीमा में लाकर हमें दिखा देता है। इसके लिए काल की कोई सीमा नहीं है। मैंने पूछा, 8वें घर के राहु के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है जो अपने आप में मुखालिफ है। मसलन ये कि 8वें घर में राहु हो तो इंसान कई तरह के धोखे भुलावे डाल सकता है। साथ ही ये कहा जाता है कि जिसके 8वें घर में राहु हो, समय का राजा भी उसका आदर सम्मान करता है और समय के विद्वान भी उसका सत्कार करते हैं। पंडित जी कहने लगे, मेरे तजुर्बे के मुताबिक राहु का राज दरबार से विद्वानों से इज्जत प्राप्ति का कारक होना उस हालत में होता है जब राहु 11वें घर में हो और सूर्य या शनि दोनों में से एक तीसरे घर में हो और दूसरा 12वें घर में। ये अजीब किरदार वाला राहु 8वें घर में बैठा कई तरह की पराशक्तियों का अशुभ प्रभाव उस इंसान पर जरूर डालता है। मिसाल के तौर पर राहु अपने स्वभाव अनुसार अंतरात्मा तक पहुंचकर अपनी अक्ल से कोई नई दिशा दे सकता है। यानी उसके हाथों से कोई इजाद हो सकती है, कोई इन्वेंशन हो सकता है। यहाँ अंतरात्मा तक पहुंचने से मतलब है कुछ समय के लिए दुनियावी होश से नाता तोड़ लेना। ऐसी रहस्यमय अवस्था राजा से या वक्त के विद्वानों से आदर सम्मान का कारण हो सकते हैं। यानी आइसोलेशन में जाके कोई इन्वेंशन करना या कोई रिसर्च करना। कई बार 8वें घर में इस रहस्यमय हालत की सूरत बदल जाती है। ये इंसान की ऐसी मौत का कारण हो जाती है जो अनजाने ही कोई जहरीली वस्तु खाने से या अचानक किसी दुर्घटना से बेहोशी की हालत घटने से हो। मैंने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसा राहु न सिर्फ इंसान की होशमंदी में उसका दुनिया से नाता तोड़ देता है बल्कि मौत को भी सलाह देता है कि वह इंसान के पास जाने से पहले उसका होशमंदी से नाता तोड़ दे। यानी अनकॉन्शियस स्टेट में डेथ होता है। वे कहने लगे,
आपने ठीक कहा है। राहु ऐसी भूल-भुलैया डालता रहता है। दूसरे लफ्ज़ों में राहु गहरी चोट का कारक है। जिस तरह लकवा हो जाना राहु की ही बीमारी है, इस रोग के सही कारण का आज तक पता नहीं पाया जा सका। ये एक छाया ग्रह है, जो छाया-सा है और 8वें घर के अंधेरे में बैठा कोई मासूम शरारत नहीं करता, बल्कि इंसान को किसी अजीब मायाजाल में फँसाकर एक एक राक्षसी हँसी हँसता है। पिछले बरस मेरे पास एक आदमी आया। उसकी कुंडली में राहु 8वें घर में था और वर्षफल में भी वह 8वें घर में था। मैंने उस आदमी की प्रश्न और गोचर कुंडली बनाकर पूछा, क्या आप किसी ऐसी घटना से परेशान हो, जिसकी समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से और क्यों घटी? कोई राह जाती बला आपके गले आ पड़ी जान पड़ती है। साथ ही आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका आखिरी नतीजा क्या होगा। उस आदमी की आंखें भर आईं और वो कहने लगा, मैं पिछले महीने अपने दफ्तर से घर आ रहा था। रास्ते में एक वाकिफ व्यापारी ने मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक ली। हमने एक दूसरे का हाल चाल पूछा और करीबन 2 मिनट बाद वो अपनी कार चलाकर चला गया। उस व्यक्ति ने बात जारी रखी और बताया कि रात को पुलिस उसके घर आई और उसे पकड़कर थाने ले गई। वहाँ उसने कार वाले वाकिफ इंसान को देखा। उसने मुझे देखते ही कहा, यही मुझे रास्ते में मिले थे। बात ये निकली कि उस कार वाले की कार में 2 लाख रुपए थे, जो पता ही नहीं किस तरह से कार में से गायब हो गए। उस दिन से लेकर थाने वाले मुझे आए दिन थाने में तलब कर लेते हैं। वो रुपया आज तक कहीं से नहीं मिला, ना कोई उसका सुराग मिला है। इस राहु की ऐतिहासिक कहानी ये है कि सागर मंथन के वक्त जब सिर्फ देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था, तो राहु ने देवता का रूप धारण करके कुछ अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उस वक्त राहु के खिलाफ विष्णु के आगे शिकायत की। विष्णु महाराज ने अपने चक्र से राहु का सर काट दिया, पर क्योंकि वो अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था, इसलिए मर नहीं सकता था। उसका सिर और धड़ अलग-अलग हो गए। सिर वाला हिस्सा राहु कहलाता है और धड़ वाला हिस्सा केतु। राहु ने आज तक सूर्य और चंद्रमा को माफ नहीं किया। वो दोनों को ग्रहण लगाकर उनका सांस खींच लेता है। मैंने पूछा, एक तो यह बात बताओ पंडित जी कि राहु की तरह केतु का भी ये वस्फ माना जाता है कि वह बीमारी की शिनाख्त नहीं होने देता। ऐसी गैबी बीमारी देता है कि कोई वैद्य हकीम उसकी नब्ज नहीं देख सकता। खैर ये तो सिर धड़ के नाते का वस्फ हो सकता है। पर दूसरी बात बड़ी हैरानी में डालती है कि मोती 8 प्रकार के गिने जाते हैं, जो सीपी में से, सांप में से, हेल मछली में से, बांसों से, बादलों में से मिलते हैं। उनमें एक प्रकार का मोती गजमुक्ता कहा जाता है, जो हाथी के माथे से मिलता है। पर साथ ही यह बताया जाता है कि वो सिर्फ उस हाथी के मस्तक में से मिलता है जिस हाथी का जन्म ग्रहण वाली घड़ी में हुआ है। ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण, राहु के लगाए ग्रहण के वक्त जिस हाथी का जन्म होता है, उसके माथे से मोती निकलने का क्या अर्थ है? वे कहने लगे, राहु की कारक वस्तुओं को समझने के लिए ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। हाथी राहु का कारक है और जिस हाथी का खासकर चंद्र ग्रहण के समय जन्म हो, उसके माथे में से ऐसा मोती मिलना कुदरती बात है। इसका कारण ये है कि मोती चंद्रमा की मणि है। सो चंद्रमा को ग्रहण लगाकर ये राहु चंद्रमा के सारे तेज को अपने अंदर खींच लेता है। सो यह तेज हाथी के माथे में जाकर बड़े कीमती मोती का रूप धारण कर लेता है। माथे में इसलिए मोती का रूप लेता है क्योंकि वह खुद सिर्फ सिर है। राहु के सिर में ही लोक परलोक की बुद्धि विराजमान है, पर इस बुद्धि के कार्य को समझना आसान बात नहीं। यह एक धोखेबाज दानव की बुद्धि है, जो एक क्षण में किसी भयानक घटना के घटने के कारण हो सकती है। इंसान के निर्दोष होते हुए भी गिरफ्तार करवा सकती है। जेब में पड़े नोटों का पता नहीं चलता कि वे खोई किस तरह हैं और बीमारी की हालत में कोई शिनाख्त नहीं होने देती। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि कई बार इंसान अपना घर-बार छोड़कर कहीं चला जाता है और बाद में उसका कोई अता-पता नहीं मिलता, ना ही घर त्यागने के कोई कारण मिलते हैं। राहु के जालिम व्यवहार के बारे में काटवे ने लिखा है कि अगर राहु और शनि दोनों इकट्ठे हों, तो उस इंसान को एक दृश्य दिखाई देता है। शायद ये दृश्य सपने द्वारा आता है। एक बहुत बड़ी नदी के पानी में बाढ़ आई हुई है। उसमें किसी भयानक राक्षस का कटा हुआ सर बहता आ रहा है और बड़ी ऊंची आवाज में पानी पिलाओ पुकार रहा है। यह दृश्य देखने वाला इंसान जब पानी पिलाने उसके पास जाता है तो नदी का पानी एकदम से सूख जाता है। वह कटा हुआ सर ऊंचा ऊंचा हंसता है और फिर आलोप हो जाता है। मैंने कहा, काटवे योगी ने किसी जगह लिखा है कि अष्टम का राहु हो तो वो इंसान रिश्वतखोरी में पकड़ा नहीं जा सकता, इसका क्या कारण है?
वे कहने लगे, ये ठीक कहा है, 8वें घर के राहु वाला कोई सच्चा और ईमानदार नहीं होता जो रिश्वत ना ले। राहु एक खास तरह की बुद्धि वाला होने के कारण ऐसे तरीके ढूंढ लेगा कि पकड़ा ही नहीं देगा। मैंने पूछा, कहते हैं अष्टम का राहु अन्य दुखों के अलावा पैसे की तंगी भी देता है, इंसान की उम्र के 42वें बरस तक। वे कहने लगे, 8वें घर में राहु के बारे में ज्योतिष की प्राचीन पुस्तक आर्य ग्रंथ में जिक्र आता है कि वह इंसान बीमार, पापी, ढीठ, चोर, धनी और माया रहित होता है। मेरे ख्याल मुताबिक धनी और माया रहित कहना अंतर्विरोधी बात है। 8वें घर का राहु दूसरे घर को धन स्थान को देखता है, इसलिए किस्मत में अजीब तरह के उतार चढ़ाव लाता है। लखपति इंसान कखपति हो जाता है और कखपति अचानक ही लखपति हो जाता है। यहाँ राहु लगातार गरीबी नहीं देता, पर आर्थिक हालत को बनाता बिगाड़ता रहता है। जो इंसान के चोर होने के बारे में कहा गया है, उसका मतलब सिर्फ नाजायज तरीके से पैसा कमाने से है, क्योंकि चोर होने के लिए जरूरी शर्त यह है कि अशुभ मंगल का प्रभाव भी लग्न पर जरूर होना चाहिए। अगर वो प्रभाव नहीं तो वो इंसान चोर नहीं होगा। मैंने कहा, बात तो रह जाती है, उसका 8वें घर के राहु के साथ ताल्लुक नहीं बल्कि 10वें घर के राहु के साथ ताल्लुक है। पर कहते हैं कि राहु 10वें घर में हो तो वह इंसान को राजनीति में ले जाता है। पंडित जी हंस दिए, कहने लगे, राजनीति में जरूर ले जाता है, पर ऐसा इंसान राजनीति की जगह कूटनीति में ज्यादा यकीन रखता है। राजनीति में ले जाने वाले 10वें घर के सूर्य और मंगल भी होते हैं, पर वे राहु से भिन्न किरदार पैदा करते हैं। सूर्य 10वें घर में हो तो ऐसा राजनेता पैदा करता है जिसकी राजनीति में कभी गिरावट नहीं होती और लोग उसके लिए प्यार, आदर और विश्वास बनाए रखते हैं। यहाँ सूर्य का शुभ राशि में होना जरूरी बात है। मेरा मतलब यह है, वो अपनी सिंह राशि में हो या अपनी उच्च की मेष राशि में हो। मंगल 10वें वाला ऐसा राजनेता बनाता है जो बड़ा दिल गुर्दे वाला होता है। किसी फायदे की परवाह किए बिना ऐसा राजनेता लोगों के लिए बड़ा कुछ करता है। उसके यहाँ से अगर कोई गलत बात हो जाए तो खुद ही अपना राजभोग त्याग देता है। मैंने कहा, पंडित जी, अब राहु का कोई दवा दारू भी बताओ। वे कहने लगे, ये रेमेडी है, ध्यान से सुनना। वे कहने लगे, 8वें घर का राहु अगर लाल किताब के वर्ष फल के मुताबिक या गोचर फल के मुताबिक 8वें घर में ही आ जाए तो झगड़े, लड़ाइयां, अदालत की मुसीबतें, अचानक दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। ऐसी हालत में 8 दिन या 41 दिन लगातार 8 साबुत बादाम हर रोज किसी धर्म स्थान पर चढ़ाकर उसमें से 4 बादाम वापस लाकर घर में रखना बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय का मतलब है मौत के अंधेरे घर में बैठे राहु को धर्म स्थान पर ले जाकर शरारतों से बाज आने की कसम दिलानी। अगर राहु का प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ रहा हो तो 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करवाकर बहते पानी में बहा देना चाहिए। यहाँ राहु की कारक वस्तु सिक्का है, जो नदी में बहाकर राहु को अपने से दूर करने का संकेत है। और आज इस वीडियो में हमने खत्म कर ली है अपने 8th हाउस की सीरीज। अब अगले वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं 12th हाउस की सीरीज की। अब नेक्स्ट वीडियो तक राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना।